सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। हर गुजरते दिन के साथ तहरीक इंसाफ की सियासी और कानूनी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। 2 दिन पहले 9 मई के 8 मुख्तलिफ केसेस में इमरान खान की ज़मानत मंजूर हुई, लेकिन वो रिहा नहीं हो सके क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 7 मज़ीद केसेस पेंडिंग हैं। एंड सरप्राइजिंगली तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने इन केसेस में दरख्वास्त ज़मानत ही दायर नहीं की। अलकादर ट्रस्ट इन सब से अलग है। अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों कन्विक्टेड हैं। दोनों की सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, लेकिन गुज़िश्ता कई माह से इस केस की समाअत ही नहीं हो सकी। मुश्किलात का दायरा अब इमरान खान के ख़ानदान तक फैल रहा है। पहले अलीमा खान के एक बेटे को गिरफ़्तार किया गया, फिर कल इनके दूसरे बेटे शेर शाह को भी गिरफ़्तार किया गया। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 दिन का जिस्मानी रिमांड भी दिया है। हाउ विल PTI नेविगेट दीज चैलेंजेस? तहरीक इंसाफ और मुक़्तदरा के दरमियान कैसे डेडलॉक ख़त्म होगा? PTI के पास अब मज़ीद क्या ऑप्शंस हैं? क्या एक बार फिर एहतजाज होगा या फिर बातचीत हो सकती है? इस सब पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शेर अली अरबाब साहब। बहुत शुक्रिया शेर अली साहब ज्वाइन करने के लिए। बुनीर और सवात में सैलाब के बाद क्या सूरत हाल है और क्या हालात कंट्रोल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनेर में जो है वो क्लाउड बर्स्ट हुआ, सुआत में भी हुआ, बाजोड़ में हुआ, कुछ शांगला में भी कुछ जगहों पे, इसी तरह और भी अजला में। उसके रिएक्शन में, उसके रिस्पांस में सूबाई हुकूमत ने, हमारी रेस्क्यू सर्विसेज ने, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और इवन अवाम ने काफ़ी मेहनत की। और वो बुनेर और बाजौड़ में काफ़ी ओवरवेलमिंग था। काफ़ी हद तक हालात पे काबू पा लिया गया है, लेकिन जिस तरह की तबाहकारी हुई है उसको और मज़ीद टाइम चाहिए होगा, रिसोर्सेज चाहिए होंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उसका अजाला करने के लिए। तो रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी भरपूर था, लेकिन ऑब्वियसली अभी भी टाइम लगेगा चीज़ों को फुली नॉर्मलाइज होने में और चीज़ों को काबू पाने में। ठीक है शेर अली साहब, आप वजाहत कीजिएगा क्योंकि पिछले हफ्ते गंडापुर साहब के तर्जुमान फराज मुगल हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और जब मैंने उनसे यही सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम सेल्फ सफिशेंट हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और एक भी बंदा सेंटर या पंजाब से हमारी मदद के लिए यहाँ पे नहीं है। और ये फैक्ट है कि तब उस वक्त NGOs काम करी थी, अफवाज काम करी थी, लेकिन क्या आपका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है या आप डिनाई करेंगे इसे? नहीं, फराज मुगल जो है टू माय नॉलेज वो ना सूबाई हुकूमत के तर्जुमान हैं और आई एम सरप्राइज कि आपने उनको लिया। मुझे जो उनकी जो भी उन्होंने जो भी कहा, आई डोंट नो वेदर टू डिनाई इट और अग्री विद इट। तो आप ये कह रहे हैं कि वो तर्जुमान ही नहीं है गंडापुर साहब के? आई डोंट थिंक सो, मेरे इल्म में तो नहीं है, बिकॉज वो ऑफिशियल होते हैं गंडापुर साहब के जाती एज चीफ मिनिस्टर, बिकॉज ही इज नॉट एडवाइजर और स्पोक्स पर्सन फॉर द चीफ मिनिस्टर फॉर एज फार एज आई नो। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक आपकी बात है, एक मिनट, लेट मी, जहाँ तक इस सवाल का, जहाँ तक सवाल, बिकॉज एक तो है ना रियलिटी के लिए हुआ क्या है, हमारा क्या, एक है कि प्लाने का क्या ख्याल है, डिपाने का क्या ख्याल है। आई थिंक इसके अंदर जो है बाकी हुकूमतों का मुझे नहीं पता, लेकिन जो वफाकी इदारे हैं, जो फौज की जो वहाँ पे फॉर्मेशन है, उन्होंने बिल्कुल कंट्रीब्यूशंस की हैं जो कि नॉर्मली इस किस्म डिजास्टर सिचुएशन में जब फौज कॉल होती है, और वैसे भी यहाँ पे तो पख्तूनख्वा में एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर है, तो वो तो ऑटोमेटिकली जो है उसमें उनका फिर रोल बनता है कि वो आके सुबह। ठीक है, आपका वाज़ेह जवाब आ गया। शेर अली साहब आगे बढ़ते हैं। कितना एक्सपेक्टेड नुकसान हुआ है, क्या कुछ तखमीना लगा सकें आप लोग? देखें, जहाँ तक लॉस ऑफ लाइफ है वो तो अभी तक जो है, अभी भी आई थिंक कल भी कुछ ऐसी मलबे थे जहाँ से लाशें जो है वो निकाली गई हैं।
अभी भी मिसिंग लोग हैं। तो एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप देखें बुंदेल में बहुत नुकसान हुआ है, उसके बाद बाजोड़ में हुआ है, उसके कुछ दिनों के बाद सवाबी में फ्लैश फ्लड्स आए, क्लाउड बर्स्ट हुआ, वहां पे तकरीबन 45 लगभग के करीब जो मैंने लास्ट टाइम देखा था लोग जो है उनकी अमवात हुई। तो ठीक ठाक नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, लेकिन उसके जानी नुकसान से ज्यादा जो है वो माली नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, ये सारा चीजें ये हुई है। जिस तरह अभी सूबाई हुकूमत ने एक पैकेज का ऐलान भी किया है, जो लोग फौत हुए हैं इसमें उनका पैकेज जो नॉर्मली 10 लाख हुआ करता था वो बढ़ा के 20 लाख हो गया है। जो जख्मी थे उनका गालिबन ठीक। कुछ और सवालात भी हैं शेर अली साहब जो हम आपसे करना चाह रहे हैं, सियासी नौयत के हैं। अलीमा खान के पहले एक बेटे की गिरफ्तारी हुई, फिर कल दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 27 माह के बाद 9वें के केसेस में ये गिरफ्तारियां हुई। आपकी पार्टी इसे कैसे असेस कर रही है और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कल जब हमारी DIG ऑपरेशन से बात हुई, जिनका ताल्लुक़ मुतल्लिका इदारे से था, उन्होंने इस हवाले से कहा कि हमें पता था, हमारे पास लिस्टें मौजूद थी, हम ऑलरेडी ट्रेस कर रहे थे, हमने गिरफ़्तार कर लिया और हम चाहे सुबह गिरफ़्तार करें, रात को गिरफ़्तार करें, हमारे पास अथॉरिटी कभी भी कर सकते हैं। मतलब ये तो अगर आप इसी को लें तो मतलब इंतहाई इनकॉम्पिटेंट और इंतहाई नालायक अफसर थे कि 27 महीने के बाद उनको याद आया कि जी अलीमा खान अलीमा आपा की जो है दो बेटे, पहले एक बेटे को उठा लिया जो कि डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि वो 9 मई को चतराल में थे। उसके बाद दूसरे बेटे को उठा लिया कि जब ख्याल आया कि जी हमसे तो गलती हो गई। बेसिकली DIG ऑपरेशंस की भी गलती नहीं है, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, बिकॉज वो खुद जो है ही इज वर्किंग एट समबडी एल्सेस बिहेस्ट। मतलब 27 लेकिन अब आपका लाहे अमल क्या होगा? क्योंकि आपके लिए तो एक चैलेंज है हमारा लाहे अमल, और अलीमा खान कह रही है कि मैं भी गिरफ्तार हो सकती हूँ। हाँ नहीं, देखें चैलेंज तो ये है कि हम जाएंगे अदालतों में, क्या तरीके हैं, या अदालत में आदमी जाता है, या मुजाहमत करता है, या एहतिजाज करता है, या आखिर में तंग आके जो है वो जो है उसकी तरफ आ जाता है कि जी चीजें अगर ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रही तो आदमी क्या करे। ये जुल्म है, ज्यादती है, लाकानूनियत है, और इसके ऊपर भरपूर हम एहतजाज भी करेंगे, इसके ऊपर हम इंटरनल डिस्कशन भी जारी है, और हम सबसे पहले ताकि कम से कम यूँ हो जाए कि हम अदालतों की तरफ रुख करेंगे और वहां से इंसाफ मांगेंगे। 27 दिनों के बाद आप एक इंडिविजुअल को गिरफ्तार करते हैं, उसके बाद बगैर देखे जो है वो ATC जज साहब उनको 8 दिन का रिमांड दे देते हैं। फिर दूसरे जो उनके भाई हैं वो उनको याद आता है कि नहीं तो हमने गलत कर दिया, तो उनको जो है पकड़ा जाता है, फिर उनको 5 दिन का रिमांड दिया जाता है। तो मतलब है कि हमारी स्ट्रेटेजीज में भी कमजोरियां हो सकती हैं, कोताहियां भी हो सकती है, हमें भी हो सकती है, लेकिन ये चीजें जिस तरह हो रही हैं ये तो मतलब है कि इस तरह तो कहीं नहीं होता। लेकिन शेर अली अरबाब साहब, मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में वाज़ेह बताएं कि ये आपका एक जवाब आ गया है, लेकिन अब आपने जिसको अपोजिशन लीडर नामजद किया है वो बराह रास्त आपकी पार्टी से नहीं है। आपकी पार्टी पहले ही तोड़फोड़ का शिकार है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। 5 अगस्त की सिर्फ एक ताज़ा मिसाल देख लें, और अब अगर आप अपना अपोजिशन लीडर ही नहीं लगाएंगे तो आप किधर नज़र आएंगे? आपका एहतजाज कैसे होगा? आपकी शनाख्त ही नहीं होगी। पहले भी SIC के बंदों को लगा दिया मुज़ाकरात करने के लिए, अब अपोजिशन लीडर भी कोई और है, तो PTI किधर है? देखें, हमारे जो आप जिस तोड़ फोड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक तो PTI इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें इख्तिलाफ राय होता है और होता रहेगा, हर पार्टी में होता है। हमारा थोड़ा सा ये है बिकॉज ऑफ द वे द पार्टी इज, वहां से चीजें कुछ ना कुछ चीजें बाहर आ जाती हैं, जिसको कभी कभी हम लोग जरा वो भी कर देते हैं, वी टेंड टू ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शंस। सो ऐसा इंटरनल मतलब इख्तिलाफात होते हैं हर जगह पे, जिस तरह मैंने कहा, और ऐसे हालात में जब आपका लीडर जेल में हो, उस तक रसाई भी ना हो, और उस तक पहुंचने के लिए अदालतों का और एहतजाजों का और कभी अडियाला और कभी सुप्रीम कोर्ट हम MNAs और MPs को लेके आते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ वेरी नॉर्मल सिचुएशन, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। इस चीज को समझने की जरूरत है। लेकिन ये वाज़ेह कीजिएगा कि आपकी पार्टी में शेर अली अरबाब साहब आपकी जी लेट मी मेक अ पॉइंट, बात रही है तो ये बिकॉज इस चीज को अक्सर हम जनरली स्पीकिंग डाउन प्ले कर देते हैं कि जो पार्ट इसलिए है बिकॉज आपका जो लीडर है who is the main person, who's the main जो है आपका the spearhead, वो जेल में है। जेल में तो चले और लीडर्स भी जाते हैं, लेकिन उन तक एक्सेस भी नहीं है। दैट इज बाय डिजाइन, बिकॉज इवन
ये ऐसी एक्सेस है जिसको ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब की ना फेडरल गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है। सो ऐसी शेर साहब, ये जी आपका जवाब आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शेर साहब, मुझे बताइएगा कि आपकी आई हैव नॉट कंप्लीटेड, मैंने पूरा जवाब नहीं दिया। टाइम तो होगा ना आपके पास ना। लेकिन अब उसमें इशू क्या है? इशू ये है कि उधर खान साहब भी जेल में बैठे होते हैं, उनको भी अंदाजा है कि जी मुझे वक्त जो है, मुझे एक्सेस बहुत कम मिलती है, तो जब भी उनके पास कोई पहुंचता है तो वो उनको चीजें बता देते हैं, बिकॉज उनको नहीं पता कि अगली दफा फिर हमें कब इजाजत दी जाएगी। महमूद खान चकजई साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, मंजे हुए हैं, इसके अलावा नजरियाती भी हैं, और दूसरी बात यह है कि उनमें वो मेच्योरिटी भी है, सारी चीजें हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से खान साहब ने उनका इंतखाब किया। बट दैट इज ओनली अगर खुदा न खास्ता जो अभी तक अदालतों के पास उमर अयूब साहब भी गए हैं, शिबली फराज साहब भी गए हैं, जब उनके ऊपर मुकम्मल अदालतों के दरवाजे बंद हो जाएं, वो प्रॉपरली जो है डीसीट हो जाएं, डी नोटिफाई हो जाएं, और उसके बाद कहीं जाके महमूद खान चकजई जो है वो उनका जी ठीक है। शेर साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मजीद सवालात भी हैं जो आपसे प्लीज पूछने हैं, मजीद भी कुछ सवालात हैं ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से। क्या आप लोगों की बातचीत हुई है, आप हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, इसके ऊपर एक शुरू में तो वही वाली बात है ना, वही वाली बात बुनियादी एक्सेस वाली की जी, शुरू में खान साहब की तरफ से आया था कि जी आप हम इसको कंटेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद फिर पार्टी में लोगों ने जो है उसको कुछ लोगों का ख्याल था या काफी लोगों का ख्याल था कि नहीं, हमें ये स्पेसेस किसी को नहीं छोड़नी चाहिए, और आई थिंक इसके बाद दोबारा खान साहब को अप्रोच किया, एंड आई बिलीव खान साहब हैज रिकंसिडर्ड, तो जहां होंगे ज़िमनी इंतखाबात में टू माई नॉलेज हिस्सा लिया जाएगा, अनलेस खान साहब को कोई नई डायरेक्शन आ जाए या वो बात जो है जो अभी तक। ठीक है शेर साहब, 2-3 सवाल हैं, मैं चाह रही हूँ कि वो उसका भी जवाब आप दे दें शॉर्टली सर प्लीज। पहले तो ये बताएं कि पार्लियामेंटेरियंस से आपके कारकुनान ये एतराज़ करें कि एटीसी कोर्ट में कोई मौजूद नहीं था। लोगों ने कहा कि लाहौर में मिर्ज़ा अफरीदी के घर पे तो सब पहुँच सकते हैं, लेकिन अदालत में नहीं पहुँचे, और आपकी जो सियासी कमेटी है, कोर कमेटी, पार्लिमानी कमेटी, इसका इजलास तलब नहीं किया गया जब हलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार किया। पॉलिटिकल कमेटी का इजलास कल रात 10 बजे हुआ है, और उसके अंदर इस चीज के ऊपर बात हुई है, और उसका आप भी चेक कर लें, बिकॉज अभी तक अलामिया आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आया तो वो आप शेख वकास अकरम साहब के थ्रू अलामिया जो है होपफुली आज आ जाना चाहिए। और उसमें क्या मुतवक्के है उस अलामिया में? ऑब्वियसली इसकी मजम्मत करेंगे और आगे लाइमल देंगे कि हम अदालतों में जाएंगे, बिकॉज मैं पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर नहीं हूं, तो मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता कि कल को दैट्स हेल्ड अगेंस्ट मी। लेकिन उस पर ऑब्वियसली इसके ऊपर जो है हमने मजम्मत करेंगे, इसके ऊपर हम अदालतों में जाएंगे, और अदालतों में ऑब्वियसली जा भी रहे हैं, और इसके ऊपर जो है इस पर आवाज उठाएंगे। यकम को आने वाले नेशनल असेंबली के सेशन में इसके ऊपर बात होगी, इसके ऊपर मीडिया टॉक्स होंगी, इन चीजों को उठाएंगे कि ये 27 दिन के बाद डीआईजी ऑपरेशंस जो है उनको याद आता है, ऑब्वियसली बिकॉज़ ही वाज डायरेक्टेड कि ये काम करना। अच्छा शेर अली साहब, जब 5 अगस्त का एहतजाज था तो आप लोग इस सवाल का जवाब भी दे रहे थे कि हम मोबिलाइज ही कर सकते हैं, बार बार आवाज़ उठाएंगे, पुरअमन एहतजाज होगा, लेकिन तब तक ख़ानदान में लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब हलीमा खान साहिबा कहती हैं कि मैं भी गिरफ्तार हो सकती हूँ, उनके बेटे भी हो गए, तो क्या आप एग्रेसिव हो जाएंगे एहतजाज में, आपके वही स्ट्रैटेजी रहेगी जो पहले थी? एहतजाज देखें, एहतजाज होता क्या है? एहतजाज प्रोटेस्ट, जहाँ पे लोग आके जो है एक नाइंसाफी या एक ज्यादती के ऊपर आवाज उठाते हैं, और उसका आइन में पूरा जो है हमें हक हासिल है। अग्रेसिव एहतजाज जो है, एहतजाज इज प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। एहतजाज अगर हम कहें और आइन की बात करें तो इट मीन्स पीसफुल प्रोटेस्ट। अग्रेसिव एहतजाज जो है वो तब होता है जब हमारे लोग इकट्ठे होते हैं और प्लेन क्लोथ्स के लोग आके लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह पेशावर में 9 मई में भी हुआ था, जिस तरह 26 नवंबर को भी हुआ था, कि प्लेन क्लोथ्स के लोग, थर्ड पार्टी लोग जो हमारे कारकुनान नहीं होते हैं, जिनको कोई जानता भी नहीं है, और वो आके इंतशार करते हैं या कोई ऐसा एक्शन करते हैं जिससे चीज़ें जो है वो बदअमनी या अनरेस्ट की तरफ चला जाए, तो वो तो एहतजाज जो है वो तो हमारा हक है, वो तो हम करेंगे। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तार तो हर कोई हो सकता है। कल को फॉर नो रीजन 26 नवंबर में 9 मई में किसी और केस में किसी को भी उठाया जा सकता है। हमारी नेशनल असेंबली के मेंबर्स को भी उठाया जा सकता है, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स को, लीडर्स को, किसी को भी उठाया जा सकता है। तो हलीमा खान आपा का खदशा जो है वो बिल्कुल अपनी जगह है, ठीक।
बहुत शुक्रिया शेर अली। अब आप सब प्रोग्राम में ज्वाइन कर, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आएंगे। इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं फौजिया कसूरी साहबा, जो सीनियर सियासतदान है, बानी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही हैं। फॉर मैनी पॉलिटिकल रीजंस शी कुड नॉट कंटिन्यू विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ब्रसल्स में रिसेंटली जो इवेंट हुआ और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई, सोहेल वराइश ने कॉलम लिखा, DGISPR ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। इससे पहले फ्लोरिडा में चीफ के साथ फौजिया कसूरी और दीगर ओवरसीज़ की मुलाकात भी हुई। इस हवाले से इनसे बात करेंगे। जी फौजिया साहबा, आप बताइएगा कि किस नौयत का ये इवेंट होता है और मज़ीद कितने लोग, कितने ओवरसीज़ आपको लगता है कि वहाँ पे मौजूद थे? अस्सलाम वालेकुम बतूल, बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम पर लिया। बतूल, मैं ब्रसल्स के प्रोग्राम में तो शामिल नहीं थी, तो लिहाजा मुझे आंखों देखा मुझे कुछ नहीं मालूम। बट यस, मैंने सुना ये है कि वहाँ पर तो बहुत बड़ा क्राउड था और वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानीज, ना सिर्फ ब्रसल्स से बल्कि बराबर नेबरिंग कंट्रीज से भी, यूरोप के, वहाँ लोग बहुत आए हुए थे और बहुत पजीर आई हुई है हमारे आर्मी चीफ की माशाल्लाह वहाँ पर। अलबत्ता मैं फ्लोरिडा के इवेंट में मौजूद थी, relatively smaller number of people। माशाल्लाह जो भी कुछ उन्होंने आर्मी चीफ ने बात की पाकिस्तान के बारे में, उन्होंने बताया, बहुत काम, बहुत कूल। उन्होंने जो कुछ भी कहा पाकिस्तान के हालात बताए। और ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि वहाँ पर उनके हर 2-3 सेंटेंस के बाद बहुत तालियां लोग बजाते थे, तो which meant that they were in agreement with what he was saying। एंड उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली बात की पाकिस्तान के हालात पे, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे, फॉरेन जो इस वक्त पॉलिसी है, और जिस किस्म के सवालात भी उनसे हुए, उन्होंने उन सवालात का जवाब दिया। मैं समझती हूँ बड़े अप्रोप्रिएट किस्म के जवाब दिए। बाकी अगर आप कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहें तो फौजिया साहिबा, क्या ये क्वेश्चन आंसर सेशन की तरह का सेशन था जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, कि या कैजुअल कॉन्वर्सेशन आप समझती हैं इसको? नहीं, he was obviously the chief guest and वो he was facing the audience। हम सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, टेबल्स थी। It was a beautiful sit down dinner and we were all seated and the chief was there and he was addressing। और जब वो अपनी बातचीत ख़त्म कर चुके तो उन्होंने खुद क्वेश्चन एंड आंसर के लिए कहा कि अगर किसी के जहन में कोई सवालात हैं तो वो ज़रूर करें। और लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए जिसके उन्होंने जवाब दिए और बहुत ही अच्छा, लाइक आई सेड, वो बहुत काम थे, बहुत उनका उन्होंने। अच्छा फौजिया साहब, ये बताएंगी आप कि किस किस्म के सवालात हुए थे? क्या हार्डकोर पॉलिटिक्स भी डिस्कस हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। किसी को इस सियासी जमात का नाम नहीं लिया गया, मगर उनसे जिसने जो सवालात पूछे, आपको पता है पाकिस्तानी अमेरिकन थे ज़्यादातर, क्योंकि अमेरिका का फंक्शन था, तो पीपल वर वेरी कंसर्न बतूल अबाउट पाकिस्तान US रिलेशंस। तो बस उन्होंने सही बताया कि पाकिस्तान तो जब से बना है उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं और रिलेशंस हैं। हाँ, उनमें ऊंच नीच बराबर आती रही है, अप्स एंड डाउन्स बहुत हुए हैं, बट हमेशा से एलाइज थे। प्लीज़ ये भी वजाहत कीजिएगा कि आपकी मुलाकात तो चीफ से फ्लोरिडा में हुई और इससे पहले ब्रसल्स में एक इवेंट हुआ, लेकिन चूंकि आप उधर थीं और आई एम श्योर वहाँ पे भी इस हवाले से बात हो रही होगी, क्या जो ब्रसल्स में इवेंट हुआ उस पर कोई ख़ास सियासी बातचीत हुई? क्या आप लोगों तक ऐसी कोई बात पहुँची? बतूल, पहले फ्लोरिडा का इवेंट हुआ था, तो फिर वहाँ से टैम्पा से ये सब लोग ब्रसल्स गए थे। तो मुझे तो ब्रसल्स के बारे में इतना नहीं पता, आई वाज नॉट देयर, बट यही जनरल गुफ्तगू हुई है। इट इज़ ऑलवेज अबाउट पाकिस्तान। लोगों के जहन में यही ख्यालात होते हैं कि इस वक्त माशाल्लाह ये जो मार्का हक हुआ है और पाकिस्तान की इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त विक्ट्री हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड टुडे। सारी दुनिया ने रिकॉग्नाइज की, और जो हमारे पायलट्स की जो उनका प्रोफेशनलिज्म है, जिस जज्बे से, जिस ईमान से, जिस हौसले से और जिस जहानत से उन्होंने ये मार्का हक के अंदर चंद घंटों के अंदर। ठीक है फौजिया साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी सवालात भी आपसे करने हैं।
आपका पीटीआई में बहुत अहम रोल रहा है, आप उन लोगों में शामिल हैं जिनको पीटीआई के नज़रियाती कारकुन सेनेट में देखना चाहते थे, पार्लियामेंट के फ्लोर पे देखना चाहते थे, लेकिन ये नहीं हो सका और वजूहात सबको पता है कि क्यों नहीं हो सका। और आहिस्ता आहिस्ता जो नज़रियाती थे पीटीआई के वो सारे ही अलग हो गए। उसमें सिर्फ 9 मई का रोल नहीं है, पीटीआई के कुछ इंट्रा पार्टी इशूज़ का भी रोल था। अब पीटीआई जिस नहज पे है और जितनी पोलराइजेशन बढ़ गई है, पीटीआई के पास कोई सलूशन क्यों नहीं है नज़र आता एहतजाज या मोबिलाइज़ करने के अलावा, और वो भी कोई ख़ास इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाते? क्या वजह है? इस तरह तो स्टेबलाइजेशन नहीं आएगी। बतूल, ये वो वाली पीटीआई तो रही नहीं जो हम लोगों ने बनाई थी ना, वो नजरिया ना डस्टबिन में फेंक दिया गया है। दिस इज सो वियर्ड एंड स्ट्रेंज। और मैं ये समझती पहली बात तो इफ आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, अल्लाह का बहुत करम है कि मैं इनसे 2018 में इनके पावर में आने से पहले अलग हो गई थी, क्योंकि मैं कभी इस किस्म की मुनाफकत, झूठ, इस किस्म की गालन गलौज और जो आज पीटीआई के हालात हैं, मैं कभी इसका हिस्सा नहीं बन सकती थी। तो बड़ा अल्लाह का करम है कि उसने मुझे बचा लिया इन तमाम चीज़ों से। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट पीटीआई इज डूइंग टुडे इन पाकिस्तान। देखिए बतूल, मैं ये समझती हूँ कि ठीक है, सियासत के अंदर आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपकी एक स्ट्रैटेजी होती है, आपकी कोई पॉलिसी होती है। आज जो ये इतनी इत्तर बित्तर हुई हुई है जमात, द रीजन मैं समझती हूँ इज बिकॉज रियली अपनी आइडेंटिटी खो बैठे, अपनी फिलॉसफी से मुंह फेर गए। जो वादे किए थे, जो कभी इन्होंने उम्मीदें लोगों को दिलाई थी, इन्होंने वो पूरी नहीं की। मैं तो हैरान होती हूँ कि ये कौन से लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर। मैं तो हमेशा अच्छा ही समझती हूँ पाकिस्तानियों को कि ये क्यों इतने झूठ और मुनाफिकत के ऊपर यकीन रखते हैं। क्या वजह है? क्या परफॉर्मेंस है? इनको अल्लाह की तरफ से मौका मिला था, इनके साथ स्टैब्लिशमेंट थी, इनके साथ मीडिया था, इनके साथ पाकिस्तान के लोग थे, इनके साथ जुडिशरी थी, इनके साथ तमाम इदारे इनको सपोर्ट कर रहे थे। बट वो जो इनकी 3.5 पौने 4 साल की टेन्योर रहा है पीटीआई का हुकूमत में, वो इतना खौफनाक था कि आई होप एंड अल्लाह करे कि वो कभी दोबारा ऐसे हालात ना हो। पाकिस्तान को इन्होंने बिल्कुल, लेकिन फौजिया साहबा, क्या इन्हीं वजूहात से हम ये अखज़ कर सकते हैं कि इसी वजह से लीडरशिप क्राइसिस है और कौमी असम्बली में पीटीआई का कैंडिडेट होने की बजाय, पीटीआई की नुमाइंदगी होने की बजाय महमूद अचकज़ई का नाम सामने आया है? ये ठीक फैसला किया पीटीआई ने? बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत ही सैड बात है, और मैं समझती हूँ शर्मिंदगी की बात है उन लोगों के लिए जो अपने को अभी भी पीटीआई का लीडर समझते हैं। सब बुरे नहीं थे, कुछ अच्छे भी पुराने लोग थे, मगर आप ये देखिए कि उनको किसी काबिल नहीं समझा गया। बस यही हालात थे जो पीटीआई के आज जो हैं वो इसी वजह से हैं कि कभी वर्कर्स की इज्जत नहीं की गई, कभी ठीक से नहीं सोचा गया। फौजिया साहब, इस हवाले से भी बताइएगा कि मेरी भी वहाँ पे कुछ लोगों से बात हो रही थी इस सारी कंट्रोवर्सी के बाद। तो एक चीज़ जो मुझे समझ आई कि ये कि ओवरसीज़ कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की जा रही है। वो जो एक इम्प्रेशन है, और वो बहुत हद तक ठीक इम्प्रेशन भी है, कि पीटीआई की बहुत बड़ी सपोर्ट है ओवरसीज़ में, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज किया जाए और पाकिस्तान में जो बेहतरीन चीज़ें हो रही हैं, जो अनरिपोर्टेड हैं, वो उन तक कन्वे की जाए। क्या आपने भी यही सेंस किया है? और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के हालात को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं? खुश हैं, वो समझते हैं ठीक तरफ जा रहे हैं? अच्छा, तो देखिए, पहली बात तो ये जो एंगेजमेंट है ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ, ये बहुत वेलकम डिसीजन है और ये बिल्कुल सही बात है। ओवरसीज पाकिस्तानीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू पाकिस्तान। आप ये देखिए कि इट्स नॉट जस्ट द रेमिटेंसेस, वो तो माशाल्लाह रिकॉर्ड $4 बिलियन मैंने पढ़ा कि ये कलेक्ट रेमिटेंसेस आई हैं पाकिस्तान के अंदर, बट उसके अलावा इतना ब्रेन है यहाँ पर मौजूद, इतनी एक्सपर्टीज, टैलेंट है ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, तो उनको एंगेज करना बहुत लाजमी था। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट इज़ हैपनिंग, क्योंकि देखिए, जब आपकी एब्सेंस होती है और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता सकते, चाहे वो कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो फिर लोग उसी को यकीन करेंगे जो 24 घंटे बैबल करते रहते हैं कुछ ना कुछ। ये हकीकत है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के अंदर पीटीआई जो है वो बहुत पॉपुलर अभी भी है, थी, मगर लोगों को थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन हो रहा है
क्योंकि देख रहे हैं अपनी आंखों से, अंधे तो कोई नहीं है, दे मे प्रिटेंड, मगर जब उनके पास कोई चॉइसेस ही नहीं है, जब उनके पास कोई और पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं आता है, तो देन दे जस्ट कंटिन्यू टू बी वेयर दे आर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनको एंगेज किया जा रहा है। एंड the Pakistanis who are not in Pakistan, उन्होंने इस चीज़ को वेलकम किया है, वो सब वेलकम करते हैं, they want to hear। एंड माशाल्लाह जो डायरेक्शन आज पाकिस्तान का है, पाकिस्तान seems to be moving in the right direction। और ये जो लोग कहते हैं कि जी डेमोक्रेसी और जमहूरियत, देखें बतूल, गवर्नेंस वो होनी चाहिए जिससे हमारे मुल्क का नाम हो, जिसमें हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। तो बहुत शुक्रिया फौजिया कसूरी साहब, आप अपना वक्त दे रही थी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहम लोगों में शामिल थी जिन्होंने PTI को आगे लेके गई। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया है। एडिशनल IG CTD सिंध आज़ाद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 18 मई को बतीन मातली में एक समाजी शख्सियत का कत्ल हुआ था जिसमें रॉ मुलव्वस थी। इससे पहले भारतीय खुफिया एजेंसियाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रही हैं और मई में पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त खाने के बाद अब भारत मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। इस वाक़े की तफसीलात क्या थी, इस हवाले से CTD इंचार्ज राजा उमर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आप हमें ज्वाइन करें। मज़ीद अपडेट्स दीजिएगा इस हवाले से। जी, ये मातली का जो एक इलाका है कराची सिंध में, हैदराबाद के इलाके में मदीन में आता है, वहाँ पर एक साहब है जिनका कत्ल हुआ, रज़ा नाम था उनका। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन मर्डर के फौरी बाद जो है ना, वो इंडिया के सोशल मीडिया और चैनल्स पे ना उसकी बड़ी धूम मचाई इन्होंने। तो लिहाजा उसके ऊपर फिर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, वो कराची में CTD को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम हुआ कि ये सिर्फ एक सिंपल मर्डर नहीं था, इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी और बैरून मुल्क से बैठ के साजिश की गई, इसमें हमारे लोग इस्तेमाल किए गए पाकिस्तानी लड़के। तो ये एक खलीजी मुल्क में रहते थे, सलमान नाम का लड़का और एक अरसलान। वहीं एक संजय नाम का इंडियन नेशनल है जो गालिबन रॉ का एजेंट है, उसने इनको मोटिवेट किया। फिर इसने यहाँ पर पाकिस्तान में एक टीम बनवाई और इस तरह जाके उन्होंने 18 मई को मातली के इलाके में उनको रज़ा लोग जो एक फराई इदारे के साथ काम करते थे, वो काफ़ी एक्टिव थे, उनको वहाँ पर टारगेट किया। तो इसका जो मास्टरमाइंड था सलमान, वो फिर उसी दिन पाकिस्तान से फरार होकर चला गया वापिस, जबकि जो दूसरे लड़के थे वो पाकिस्तान में रुपोज हो गए, शेखोपुरा के इलाके के रहने वाले थे। तो उनको फिर इंटेलिजेंस एजेंसी और CTD और बाकी इंटेलिजेंस बुनियाद पर उनको अरेस्ट किया गया। राजा साहब, आप क्या बता सकते हैं हमें कि जो समाजी शख्सियत को मर्डर किया गया उनको क्यों मर्डर किया गया, उसकी क्या रीज़न है, क्या ताल्लुक था उनका भारत से? लेकिन इसमें होता यह है कि जब कोई फलाई इदारा काम कर रहा होता है तो उसका कहीं ना किसी उससे किसी इदारे से या किसी तंजीम से ताल्लुक होता है। लेकिन जो फलाई इदारे के लोग होते हैं वो तो फलाई का काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास कोई टारगेट होता नहीं है। जो भी उनके हाथ चढ़ जाए, जिसको वो ज़्यादा एक्सपर्टाइज कर सकें, अपने मीडिया चैनल पे बता सके जी हम बहुत कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान में टेररिज्म के हवाले से जी लेकिन होता उनके पास कुछ बड़ी लॉजिक नहीं है। तो उनको जो किया है वो काफ़ी एक्टिव थे अपने इलाके मातली में भी। इसके अलावा उन्होंने सैलाब, जब ज़लज़ला आया 2005 का, तो उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था हमारे शुमाली इलाका जात में। तो जब से वो मेरे ख्याल में उनके पीछे लगे हुए थे और फिर उनको यहाँ टारगेट किया। उनको यानी जो भी प्रोफाइल हो बन देगा, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोफाइल बना के उसको पेश करते हैं कि जी ये हमारा दुश्मन था। नहीं, हमारे पास इस तरह कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने कोई पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो या उनको इंडिया से लिंक हो। ठीक है, इसके अलावा अब कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? इसमें टोटल 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें 4 वो लोग हैं जो डायरेक्ट टारगेट किलिंग करे थे, 2 वो लोग हैं जिन्होंने सौलतकारी की और एक वो था जो दुबई से भी आया था यहाँ पर और उसने आगे इनको टेररिज्म फंडिंग की थी। उसमें इनको बड़ी अच्छी खासी रकम अदा की गई, मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए पैसे ट्रांसफर करके उनको दिए गए और उनको फिर जब ये टारगेट हो गया कंप्लीट तो उसके बाद बकाया रकम दी है उनको दे दी गई। भी कुछ रकम बकाया थी इनकी देने के लिए, लेकिन इस दौरान क्योंकि वो नेटवर्क CTD का और इंटेलिजेंस का काफी एक्टिव था तो वो उनको रकम पहुंच नहीं सकी। लेकिन इसकी पूरी ट्रेल हमारे पास है, हमने इनके खिलाफ टेररिज्म फंडिंग का भी केस किया है, तो इसको हम इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।
राजा उमर जो थे CTD से, और इस पर मज़ीद बात करेंगे मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब जो दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। जल साहब, कराची से रॉ के एक नेटवर्क का पकड़ा जाना, इससे पहले भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस होना, जैसे DG SPR पहले अपनी कॉन्फ्रेंसेस में बताते रहे, ये कितना कंसर्निंग है और हम इसको कितना प्रोएक्टिवली नाकाम बना रहे हैं? जी, सबसे पहले तो राजपूत, आई थिंक क्रेडिट गोज टू द CTD एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज जिन्होंने इस नेटवर्क को पकड़ा है जी। और ऑफ कोर्स इट इज लिंक्ड विद द मर्डर, एक पाकिस्तानी सिविलियन का मर्डर किया गया, और जब ये ताने बाने मिलाए गए तो एक सो कॉल्ड एक टारगेट लिस्ट जो बनाई हुई है इंडियंस ने, प्राइमरीली वो जो भी पाकिस्तान में समझते हैं और दुनिया में कहीं भी समझते हैं कि जी वो दे कैन क्रिएट देयर एनिमीज। जिस तरीके से इन्होंने बावलपुर की 4 साल हवा हमारी बच्ची को शहीद किया, उजैर, ये 6-7 साल के बच्चे थे, इनको ये पोर्ट्रेट पूरी दुनिया में कहते हैं कि ये टेररिस्ट हैं जी। एंड वी ऑल नो, पूरी दुनिया का पता है कि ये कासस बलाई ढूंढते हैं, फ्रिक्शन में रहना चाहते हैं। इसी अप्रोच के तहत उस मर्डर से इस नेटवर्क का जो ताने बाने मिले तो वो वही जाके पहुंची कि जिधर आजकल जो इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल जो भी एप्लीकेशन है टेररिज्म की, और यूज ऑफ टेररिज्म, यूज ऑफ प्रॉक्सी, यूज ऑफ agents, non-state actors to pursue their ideological supranational RSS का जो बदबूदार एजेंडा है, उसको परसूट में ये अपनी तरफ से बहुत ह्यूब्रस हुए हैं और ये अप्रोच हुई है। तो ये पाकिस्तान के लिए तो, मेरे लिए तो कोई नया फिनोमिना नहीं है, ये इनकी अप्रोच है। और ये बिल्कुल राजपूत, अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्पैशनली इसका एनालिसिस करें तो एग्जैक्ट वही मॉडल है जो इन्होंने गुरवंत सिंह का जो प्लान फॉर मर्डर अमेरिका में किया था, तो उसमें भी एक हैंडलर है उसका एक जो यादव नामी शख्स है, CRP का उनका एक डिप्टी कमांडेंट, वो एक निकल चोपड़ा नामी शख्स को यूज करता है एज अ हैंडलर, जैसे यहाँ पे अभी सलमान को यूज किया इसने, संजीव ने। और वो फिर आगे वो हायर अपनी टीम, हिट टीम पकड़ते हैं। तो गुरवंत सिंह के मर्डर के लिए भी एक $100,000 पे एक टीम हायर की गई थी, जिनकी फिर पिक्चर्स आई, पकड़े गए वो लोग। और फिर अमेरिकन अदालत ने इम्प्लीकेट किया कि जी इनके ताने बाने इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलते हैं, और ये इम्प्लीकेट हुए। फिर निकल चोपड़ा को ये प्रेसिडेंसी से पहले, व्हाइट हाउस में ट्रंप के आने से पहले, ये सीक्रेटली लेकर आए हैं इंडिया में ताकि बदनामी ना हो। यही मॉडल इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया। तो ये जो कल्पोशन फिनोमिना है उसकी ये एक्सटेंशन है। व्हाट आई वांट टू ब्रिंग आउट इज कि रॉ एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ ये प्लान करके चला रही है। इसी को आगे बढ़ाते, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत अरबों रुपए इस्तेमाल कर रहा है। क्या पाकिस्तान FATF के पास जाएगा, अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है इनफैक्ट, और क्या हम इजीली इसको एक लॉफेयर केस बना सकते हैं? क्या हम ऐसा करने जा रहे हैं? देखिए बतूल, अगर इवन के FATF अभी इमीडिएट एक्शन नहीं भी लेता तो वी मस्ट गो। अभी देखें ना, आपने बैंकिंग चैनल्स पूरे पकड़े हैं जी, और प्रॉपर बैंकिंग चैनल से ये चीजें आई हैं। अच्छा, ये एक दिन की कार्रवाई नहीं है, ये ऑफ कोर्स बहुत ही सीरियस एफर्ट गई हुई है जी। जब आप इस तरह के ग्रुप को अनर्थ करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा जाल लगाया जाता है, और एक करते 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 आप इसको पहुंचते हैं जी, नैरो डाउन करते करते टू द रियल कल्प्रिट्स। अब उसके साथ इसकी फाइनेंशियल लाइंस भी बड़े क्लियरली आ गई है कि किस तरीके से दुबई में ये पैसे दिए जाते थे। ताहा नामी एक शख्स था, मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द नेम, तो वो उसके बैंकिंग ट्रांजैक्शन से यहाँ पर पैसे भेजे जाते थे एंड ह्यूज अमाउंट्स। और इसका मतलब है कि ये प्रॉपर एक जो टेरर फाइनेंसिंग है वो हो रही थी, और वो जनरेट होती है, इंडियन रॉक जनरेट करती है और सॉइल यूज कर रही है वो आई मीन मिडिल ईस्टर्न गल्फ कंट्रीज का। फिर गल्फ कंट्री में ही आप अपने बंदों को लेके पहले निकल जाते हैं, फिर वहां से आप उनको नेपाल में ले जाते हैं। तो पूरा एक लिंकेज है जी, इट हैज अ फाइनेंशियल लिंकेज, इट हैज अ लॉजिस्टिक लिंकेज, इट हैज एन ऑपरेशनल लिंकेज। तो ये हमें आज जो हम चीजें FATF पे ले के जाएंगे या दुनिया को बताएंगे, इनके फ्रूट्स कई दफा हम देखते हैं कि 2-2.5 साल बाद सामने आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि दे टेक द प्रोसेस, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो इवेंट होते जाए, क्योंकि रुकने वाला तो ये है नहीं। कुलभूषण के बाद ये कंटिन्यूसली एंड ह्यूब्रिस्टिक अप्रोच के साथ ये इसको मानते भी कि जी हम ये कर रहे हैं। और देखे ना, इंडियन मीडिया ने बूस्ट किया है सारे इंसिडेंट को, इंडियंस ने बूस्ट किया जी, हमने अपना जो है टारगेट वो वहां पे कर लिया कि यानी कि हम वी आर इनटू द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान,
और उन्होंने एक्सेप्ट किया इस मर्डर को। तो ये न सिर्फ लीगल फ्रेम में नहीं बल्कि फाइनेंशियल लीगल दोनों में हमें लेकर जाना होगा, फेटअप पे लेके जाना होगा। बिल्कुल जन साहब, एक और सवाल है, एक और सवाल ले लीजिए कि भारत ने चंद दिन पहले अपना डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया, वो अरबों डॉलर्स की डिफेंस डील्स भी कर रहे हैं। उन्होंने एक अग्नि 5 मिसाइल का तजर्बा भी किया जिसके रेंज 5000 किलोमीटर तक है। आपको लगता है कि अभी भी भारत इज़ लुकिंग अप टूवर्ड्स कीपिंग अप विद द वॉर विद पाकिस्तान, क्योंकि रिपोर्टेडली जो इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी है वो नहीं चाहती कि अब भारत किसी भी तरह पाकिस्तान के साथ वॉर में जाए, इसीलिए वो चाहते हैं कि कुछ डिप्लोमेटिक चेंजेस विद इन इंडिया किए जाएं। आई एम श्योर आप भी इससे अवेयर हैं। जी बिल्कुल, देखिए बतूल, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त भारत के अंदर एक ऐसे पॉलिटिकल टेररिस्ट की हुकूमत है जो उनके अपनी पावर के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो आपने अगर थ्योरीज ऑफ रियलिज्म वगैरह पढ़े तो आप देखती हैं कि उसमें ऐसे इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं जो अपनी पावर गेन करने के लिए और अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो कराने के लिए पूरा स्टेट के स्ट्रक्चर को चैलेंज कर देते हैं और चेंज कर देते हैं। भारत, आज का भारत एक हिंदुत्व माइंडसेट का, आरएसएस का, फ्रिक्शन की, हेट एंड डोमिनेंस की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ने वाला है और ब्लड एंड डोमिनेंस रहा, हेट से ज्यादा ब्लड एंड डोमिनेंस। अब खून इनके, वो कहते हैं ना, मुंह को लग गया या हाथों को लग गया, तो अब it has become their habit. It is no more tactics. It is no more a policy following by conventional military and non-state actors. It is now the very character of this RSS mentality और state का। ये इंडिया सेकुलर नहीं रहा है, ये एक हिंदुत्व बेस्ड, आइडियोलॉजी बेस्ड के ऊपर हिंदुत्व से भरा हुआ है। हिंदुइज्म इज नॉट बैड, कोई भी रिलीजन खराब नहीं होता, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन आप कैसे करते हैं वो हिंदुत्व लगी हुई है जी वहाँ पे। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद महमूद, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।